चैप्टर 6 देख रहे हैं, वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क, एनर्जी और पावर की बात करेंगे। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग आई एम एट वर्क ऐसे बोलते हैं, एनर्जी कम हो रही है, यार थोड़ा पावर लगाओ, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये शब्द बड़े कॉमन है। मान लीजिए कोई फार्मर है, किसान है, फील्ड को प्लो कर रहा है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ब्रिक उठा रहा है, ईंटें उठा रहा है, या एक स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कोई आर्टिस्ट है, पेंट कर रहा है कोई ब्यूटीफुल बहुत अच्छे लैंडस्केप का। तो सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। फिजिक्स में जो शब्द है वर्क, इसका बहुत प्रिसाइज, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर और बड़ी डेफिनेट मीनिंग है। इसका अर्थ, इसकी जो परिभाषा है बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। कहने का मतलब यह है, किसी के पास कैपेसिटी है, अगर वो काम कर सकता है 14 से 16 घंटे, तो उनको हम कहेंगे कि इसके पास बड़ी जबरदस्त एनर्जी या स्टेमिना है। और जो दौड़ते हैं, जैसे मैराथन दौड़ते हैं, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, उनको हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा स्टेमिना है भाई, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। तो एनर्जी हमारी एक कैपेसिटी होती है ताकि हम काम कर सके, वर्क कर सके। तो फिजिक्स में भी जो एनर्जी है वो इसी सेंस में है, लेकिन वर्क जो है वो बड़ा प्रिसाइसली डिफाइंड होता है। जो शब्द है वो पावर, ये किस लिए यूज होता है? जैसे हम कहें कि भाई कराटे है, बॉक्सिंग है, और उसमें हम बोलते हैं कि हल्का पंच मारो या पावरफुल पंच मारो, और बड़ी तेज स्पीड से इसको, अगर आपको तेज पंच मारना है तो बड़ी स्पीड से इसको मारना पड़ता है। अब ये जो तरीका है, ये जो परिभाषा है, ये वर्ड के तो करीब है, मतलब वर्ड जो पावर है उसके करीब है, क्योंकि पावर मतलब तेज मारो और बड़ा, मतलब पूरे फोर्स, पूरी एनर्जी लगा के। अब जब मैं शब्द बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं सब इधर उधर हो रहे हैं, मतलब सब आपस में मिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब एक कोरिलेशन इनके बीच में है, एक लूज कोरिलेशन कह सकते हैं कि इनके बीच में है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इन तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में हम समझें। थोड़ा सा एक मैथमेटिकल प्री रिक्विजिट, इसके एक फ्रेमवर्क या बैकग्राउंड हम बना लेते हैं। जैसे स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तब हम इसको समझ पाएंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स क्यों है? क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है, यानी कि इनकी कोई वैल्यू होती है और इनका डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम देखेंगे। दो तरीके हैं इनको मल्टीप्लाई करने के वेक्टर्स को। एक तो तरीका ये है कि स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या होता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आपको स्केलर मिले। और दूसरा होता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और एक नया वेक्टर मिले, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर मिले और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर मिले। पहले हम स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं, यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमको स्केलर मिलेगा। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है हमेशा वो डॉट से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, इनके दरमियान ये डॉट लगा है, इसका मतलब ये ए डॉट बी, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो ए डॉट बी का मतलब ए डॉट बी दिया जाता है ए बी कॉस थीटा से। ध्यान रखिएगा, ए बी कॉस थीटा, जिसमें थीटा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है मान लीजिए। तो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी बात हो रही है। और क्योंकि ए और बी और ये कॉस थीटा या कॉस थीटा का कॉस वैल्यू, ये सारे के सारे आपके स्केलर्स होते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर वैल्यू देता है। चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें, इनका कोई डायरेक्शन होता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है इसका प्रोडक्ट का, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो अगर आप देखें कि ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। तो ज्योमेट्रिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं? ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो हमारे पास ए ये है, बी ये है। तो बी अगर ये है तो ये क्या होगा? बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। तो बी कॉस थीटा ये हुआ इंटू ए, यही स्केलर प्रोडक्ट हुआ।
अगर हम ए की बात करें तो ए ले, और इसका जो कॉस कंपोनेंट है यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए का, वो इस तरफ होगा, यानी कि ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू बी। तो यही काम किया गया, ए इंटू बी कॉस थीटा और बी इंटू ए कॉस थीटा। अब ध्यान रखिएगा कि चाहे हम a इंटू बी कॉस थीटा करें या b इंटू ए कॉस थीटा करें, बात सेम ही आती है। इसका मतलब a डॉट बी और इसको इधर कर दे b डॉट ए, ये दोनों ही एक वैल्यू देंगे। इसी को हम कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूट करना मतलब इधर से उधर ले जाना, a को इधर ले जाएं, b को इधर ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में सेम ही आएगी। इसी तरीके से स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी a डॉट बी प्लस सी का मतलब होता है पहले a डॉट बी ले लीजिए, फिर a डॉट सी ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। इसी तरीके से अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है लैम्डा, कोई रियल नंबर है, इसको बाहर ले लीजिए, a डॉट बी कर दीजिए। अब यूनिट वेक्टर की बात करें, आई जे के। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे मैंने आई कहा, इसको कहा कि भाई ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका एक डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसको निकालना होता है तो उसका भी हम तरीका देख चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी अगर आई को आई से मल्टीप्लाई करें, यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। क्यों? क्योंकि आई इंटू आई क्या होगा? आई कॉस 0। क्यों? क्योंकि अगर सेम ये ए वेक्टर को मैं ए से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा, साथ में कॉस थीटा आएगा, है ना? ये आई स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में ये आई भी 1 है, आई भी 1 है, ये 1 1 और कॉस थीटा कॉस 0 ये भी 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब मैं आई जे के की बात करूं, आई जे के जो होता है, आई जो है वो एक्स डायरेक्शन में, जे वाई डायरेक्शन में और के जेड डायरेक्शन में। अब इनके बीच में 90 डिग्री का अंतर है, यानी कि इनके बीच में एंगल बनेगा कॉस 90। तो आप कोई भी लेंगे, आई के साथ जे ले लीजिए, जे के साथ के ले लीजिए, के साथ आई ले लीजिए। जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 आएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। बाकी क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं इसलिए तो सामने मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, बाद में 0 आएगा। अब a का हम कंपोनेंट वाइज देखें तो axi, ayj, az के। इस तरीके से b का कंपोनेंट वाइज देखें तो bxi, byj, bz के। मतलब ये x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। जब हम a डॉट b करेंगे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब ax, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर। जब भी ax इंटू बी एक्स आई इंटू आई, यानी कि ax bx बचेगा। जब ax इंटू बी वाई करेंगे तो i और j मल्टीप्लाई होगा, यानी कि i और j बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। यही हमने सीखा कि जब ये 90 डिग्री होगा तो ये 0 होगा, तो बाकी सारे हट जाएंगे, सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको। ax को पहले इन तीनों से, फिर ay को इन तीनों से, फिर az को इन तीनों से। आप देखेंगे केवल ax bx, ay by, az bz बचेंगे, क्योंकि इसमें i i j j k का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो अगर हम स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखें तो हमने a डॉट ए, यानी कि सेम a, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें, axi प्लस ayj प्लस az के, तो क्या आएगा? ax इंटू एक्स, ay इंटू ay और az इंटू az, यानी कि ये वैल्यू आएगी। a स्क्वायर करना चाहें आप, इसी का स्क्वायर करना चाहें, मतलब सेम चीज, तो ax स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर, ay स्क्वायर और az स्क्वायर। a डॉट ए का मतलब ये होता है जब हम a इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। अब a डॉट ए को a और b मानिए, चलिए, तो a b cos 0 आना चाहिए, cos थीटा आना चाहिए, क्योंकि a डॉट ए मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड और साथ में दोनों के बीच में सेम, क्योंकि वेक्टर है तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा। अब जब a डॉट बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि a और b परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इसके बीच में cos 90 आएगा इसका रिजल्ट, और a और b आपके परपेंडिकुलर होंगे। आपको एक एंगल निकालना है, एक f दिया हुआ है आपको, और डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, और प्रोजेक्शन भी निकालना है f और d का। तो f डॉट d क्या होगा? आप देखिए 3 इंटू 5, 4 इंटू 4 और 5 इंटू 3, जैसे हमने यहाँ सिखा दिया, मतलब ये वाला आपको लगाना है। तो f डॉट d ये हो जाएगा, और फिर 16 यूनिट आ गया, तो एफ डी आपका, एफ डॉट डी क्या होगा? एफ डॉट डी मतलब एफ डी कॉस थीटा, एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा ही 16 यूनिट आया है, इसका मतलब यही है। अब इनका प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि एफ डॉट एफ निकालना है और डी डॉट डी निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है कि एफ का एफ के साथ और डी का डी के साथ। तो एफ
यहां से हमने क्या सीखा, इस जगह से यही यहां लगा देंगे, एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऐसे डी करना है तो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा। और कॉस थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, देखिए कॉस थीटा का मतलब ये होता है कि एफ डॉट डी, अगर ये कॉस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, एफ डॉट डी बाय एफ इंटू डी, नीचे एफ डॉट डी और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, क्योंकि एफ डॉट एफ ये है यानी कि एफ स्क्वायर ये है, तो एफ कितना होगा √50। इस तरीके से डी डॉट डी यानी कि डी स्क्वायर कितना होगा 50, तो डी कितना हो जाएगा √50। तो √50 मैं इसको आपको जरा बता दूं आपको, अगर आप कॉस थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट डी, ये कैपिटल में है, बाय एफ डी, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है। एफ डॉट डी कितना आया 16, ये कितना आया, ये √50 और ये √50, ऐसे ये एंगल निकलेगा, थीटा होगा कॉस इनवर्स 0.32। अब वर्क और एनर्जी, और खास तौर पे काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम हम देख रहे हैं, नोशंस पहले इसके देख लें, मतलब हम क्या क्या इसमें सिंबल्स नोशंस यूज करने वाले हैं। हमारे पास एक रेक्टिलिनियर मोशन का फॉर्मूला है जिसमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हम दोनों साइड को m/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, ये m/2 से किया तो ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब हर एक वैल्यू को m/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर m इंटू ए इंटू एस आ गया, m इंटू ए आपका f होता है तो f इंटू एस हो गया ये। अब यहां पर देखिए f इंटू एस, ये जनरलाइज हम करते हैं अब इसको 3 डायमेंशन में, तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, ये हमारा आएगा वेक्टर और ये हमारा आएगा वेक्टर, मतलब a इंटू डी, डी डिस्टेंस है, a आपका एक्सेलरेशन, इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए m/2 से, तो फिर यही चीज आएगी। लेकिन यहाँ पर f इंटू एस था एक नॉर्मल वे में, जब हम वेक्टर की बात करेंगे या फिर इसको हम 3 डायमेंशन में वेक्टर से एक तरीके से इम्प्लाई करना चाहेंगे तो यही चीज आएगी, यहाँ पर लेफ्ट में तो वही आएगा, m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर m हो जाएगा f डॉट डी। यहां से हमारी शुरुआत हो रही है किस तरीके से हम वर्क और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देंगे। जो बायां हाथ है दोनों ही केस में, यहां पर ये बता रहा है कि ये डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, किसका, आधा मास, हाफ मास टाइम्स दी स्क्वायर, मतलब m/2 टाइम्स दी वेलोसिटी स्क्वायर, ये भी m/2 ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर। तो यह इन दोनों केस में इसको और इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। जो राइट हैंड साइड आप देख पा रहे हैं, ये सिंपली प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स और साथ में फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स लग रहा है, हो सकता है फोर्स लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट यहां जा रहा हो, तो इसका कंपोनेंट फोर्स का, फोर्स यहां लग रहा हो, फोर्स का कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट पे, तो इसको हम कह रहे हैं वर्क। तो ये हो गया kf फाइनल वेलोसिटी के साथ फाइनल एनर्जी, ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ इनिशियल एनर्जी, और w आपका हो गया वर्क। तो ki और kf यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बता रहे हैं, या वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं, और वर्क का मतलब होता है फोर्स और साथ में डिस्प्लेसमेंट, जिसपे फोर्स जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क फोर्स द्वारा हो रहा है किसी बॉडी पे, उस फोर्स के कारण वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रही है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये दोनों, ये बड़ी स्पेशल केस भी है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि जो तब्दीली हो रही है, चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में किसी भी पार्टिकल की, वो किसके बराबर होगी, जो उस पर काम किया जा रहा है फोर्स द्वारा। अब इसको हम और जनरलाइज करेंगे आगे, पहले एक सवाल देखते हैं। ये बड़ा वेल नोन है कि जो रेन ड्रॉप, पानी की ड्रॉप, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आती है, और एक हवा का भी एक रेजिस्टिव फोर्स होता है, और जो रेजिस्टिव फोर्स है
वो प्रोपोर्शनल है जो स्पीड है ड्रॉप की। आपको जो ड्रॉप है, जो पानी की बूंद आ रही है, उसका मास लेना है 1 ग्राम। ये हाइट 1 किलोमीटर से नीचे गिर रही है। अब जैसे ये गिर के इसका स्पीड हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कर रहा है, क्या वर्क डन, ये जो रेजिस्टिव फोर्स है जो उसके अगेंस्ट लग रहा है वो कितना काम कर रहा है। अब देखिएगा जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो क्या है। शुरुआत में मान लीजिए वो जीरो से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इसको मैं जीरो नहीं कहूंगा, मैं इसको हाफ एम यू स्क्वायर कहूंगा और यू को जीरो कहूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इसलिए ये जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी हाफ एम बी स्क्वायर है, वही डेल्टा के है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यू रख लेते हैं, मास दिया हुआ है आपका 1 ग्राम, इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो आपका केजी में आ जाएगा यहाँ पे। तो हाफ इंटू हाफ 10 की पावर -3, इसको कन्वर्ट किया गया हमने मास को, और 50 इंटू 50 वेलोसिटी इसकी 50, जब ये ग्राउंड को टच करेगी तो इसकी वेलोसिटी 50 दी हुई है, भी 1.25 जूल आ रहा है। यानी कि हमने यहाँ पर इनिशियली इसको रेस्ट पे माना, तो ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब जो ग्रेविटी है वो तो कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लग रही है। तो काम कितना कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, डब्ल्यू जी कितना है, एम जी एच, एम इंटू जी इंटू एच, ये आपका वर्क डन है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू एच, बेसिकली ये कहां से आया, वर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हमने सीखा। ये कहां से आ गया, फोर्स लग रहा है इस पे mg का, डिस्प्लेसमेंट है इसका h, मतलब यहां से ड्रॉप यहां गिर रही है, h है, इस पे mg लग रहा है, तो ये फोर्स हो गया और ये h हो गया, mg इंटू एच। ये बाद में बात करेंगे mg h क्या होता है। फिलहाल के लिए अब f इंटू डी मानिए, तो फिर से मास हम रख देंगे, हमारे पास ग्रेविटी 10 है और हाइट इसकी दी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, अब 10 जूल आ गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, जितना आपका ग्रेविटी द्वारा काम हुआ है और जितना रेजिस्टिव फोर्स द्वारा काम किया गया, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी। ये अगर गिर रहा है तो इसकी कुछ एनर्जी है, इसका रेजिस्टिव फोर्स यहाँ लग रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये तो चेंज आएगा आपका, डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर आपका रेजिस्टिव फोर्स है, तो डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर हो गया डेल्टा के। अगर आपको डब्ल्यू आर निकालना है तो डब्ल्यू जी को इस तरफ ले जाइए, डेल्टा के माइनस डब्ल्यू जी, तो कितना आ गया ये 1.25 हमने ये निकाला था यहाँ पर, और डब्ल्यू जी आपका आ गया था 10 जूल, तो 1.25 माइनस 10 8 माइनस 8.75। अब आपका सवाल होगा इन दोनों को माइनस क्यों नहीं किया, उसको माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हमारा डब्ल्यू आर आया माइनस 8.75, ये हमें बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बस इसी से हमारा काम हो गया। वर्क किससे रिलेटेड है, फोर्स से, और जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि फोर्स, एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे और जितना वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये बॉडी देखिए इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, इस फोर्स के कारण बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। तो एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट डी कर रहा है और फोर्स एफ लग रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो जो वर्क डन किया जा रहा है फोर्स द्वारा, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे जो प्रोडक्ट है फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और साथ में मैग्नीट्यूड क्या है इस डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब हमने कहा जो वर्क डन है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स का के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये है एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। तो फोर्स का जो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, यानी एफ कॉस थीटा, और डी का मल्टीप्लिकेशन, यही वर्क डन है, एफ कॉस थीटा इंटू डी वर्क डन है। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ओके, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कितना भी फोर्स लग रहा हो, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। तो एक बहुत बड़ी एक वॉल है और आप उस पर पूरी जद्दोजहद करके, कोशिश करके उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है, तो आप कोई भी काम नहीं कर रहे, ओके। आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, और आपके अंदर की एनर्जी ही यूज हो रही है और आप टायर्ड हो रहे हैं, आप थक रहे हैं,
लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, फिजिक्स के लैंग्वेज में काम कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि काम कब हो रहा है, काम कब नहीं हो रहा है। तो काम कब नहीं हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। आप देखिए इस फॉर्मूले से क्लियर समझ में आ जा रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, यानी कि एक वेट लिफ्टर है, उसके पास 150 केजी का वेट है, उसने अपने शोल्डर पे रखा 30 सेकंड के लिए। आप देखिए इतनी मेहनत कर दी बेचारे ने, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फोर्स जीरो होगा। देखिए कैसे समझे, एक कब एक ब्लॉक है, वो बिल्कुल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे काम कर रहा है या मूव कर रहा है, लेकिन इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं लग रहा है, यानी कि उस पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे अपने आप वो क्योंकि स्मूथली वो रन कर रहा है, कोई इस पे काम ही नहीं हो रहा है। हो सकता है इस पे बहुत यहां से यहां तक ही चला जाए, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फिसल के यहां तक यहां पहुंच जाए, लेकिन इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। जब फोर्स जीरो है तो काम नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि अगर आप फोर्स ले और डिस्प्लेसमेंट ले, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो एफ कॉस थीटा क्या होगा, एफ कॉस 90 इंटू डी। कॉस 90 कितना है, जीरो, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। अगर एक ब्लॉक मूव कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, वो तो नीचे लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। काम तो कर रहा है, लेकिन हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई काम नहीं हो रहा है। जो मून ऑर्बिट करता है अर्थ के अराउंड, एकदम सर्कुलर डायरेक्शन ऑर्बिट में कर रहा है, अर्थ यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है, और यानी कि इस तरीके से घुमाइए आप, ये मून है, अर्थ है, तो ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है और ये इसका है, तो जो एंगल है इनके बीच में वो 90 डिग्री, इसीलिए कोई काम नहीं हो रहा है। फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है 90 डिग्री में है, तो मतलब कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव होगा, थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाए। आप देखेंगे कई केसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, हमेशा जो अपोजिट लगते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जो अपोज कर रहे होते हैं, वहां थीटा 180 डिग्री होता है। तो वर्क डन जो होगा, जैसे आप फोर्स यहां लगा रहे हैं, वर्क डन फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, तो कॉस 180 डिग्री बन जाएगा, ये -1 की तरफ आएगा, इसलिए माइनस वैल्यू आएगी। अब वर्क और एनर्जी इनके सेम डायमेंशन होंगे, ml²t-2। जो SI यूनिट है जूल है इनका, और बहुत फेमस फिजिसिस्ट हुए हैं, ब्रिटिश फिजिसिस्ट, जिनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल साहब, इनके ऑनर में जूल SI यूनिट दिया गया है। अब क्योंकि इतना ज्यादा यूज होता है ये वर्क और एनर्जी फिजिकल कॉन्सेप्ट की तरह, अब ऑल्टरनेटिव यूनिट्स भी इसमें आए हैं, जैसे अर्ग आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, किलो वॉट आवर, इन सब की जो इनका सबका जो मान है वो जूल के रिस्पेक्ट में ये है। एक साइक्लिस्ट है, ये एकदम से स्किड करके स्टॉप करते हैं 10 मीटर, 10 मीटर में स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे होंगे, फिर ये फाइनल वेलोसिटी इनकी जीरो हो गई। इस प्रोसेस में जो फोर्स जो साइकिल पे लग रहा है रोड के द्वारा, वो है 200 न्यूटन, और ये मोशन को अपोज करते हुए, क्योंकि गाड़ी साइकिल रुक रही है ना। कितना काम हुआ, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, कितना काम हुआ, एंड हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, साइकिल कितना काम कर रही है। अब देखिए ये साइकिल है, ये जब इस तरह जाके स्किड करके रुक रही है, इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये और ये इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। वही यहाँ पर, यानी कि जो वर्क डन है साइकिल जो रोड द्वारा है, वो बेसिकली स्टॉप कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स साइकिल को। जो स्टॉपिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये कितने एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो गया, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यानी कि एफ है 200, डिस्प्लेसमेंट 10 बताया गया यहाँ पे, कॉस थीटा, थीटा हम 180 डिग्री ले रहे हैं, कॉस थीटा 180 डिग्री -1 होता है, यानी कि ये -2000 जूल आएगा। ये नेगेटिव वर्क है जो साइकिल को रोक रहा है, हॉल्ट कर रहा है
W वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। अब दूसरा सवाल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। जैसे साइकिल जो इस पे फोर्स लगा रही होगी जमीन पे, जमीन या रोड ही वही साइकिल पे फोर्स लगा रहा होगा। इक्वल अपोजिट है, मतलब ये -2000 है तो ये 2000 होना चाहिए। ओके, अब इसमें एक बात आती है, ये तो वर्क है लेकिन फोर्स की बात हो रही है, तो मैं फोर्स बता दूं फिर से, ये फोर्स की बात हो रही है तो इन्होंने फोर्स पूछा। अगर हम वर्क की बात करें तो क्या होगा, जो रोड, साइकिल तो मूव कर रही है, रोड कुछ मूव कर रहा है क्या? अगर आप 200 न्यूटन ले लें और इसका डिस्प्लेसमेंट लें, डिस्प्लेसमेंट तो रोड का 0, वो तो वहीं खड़ा हुआ है। इसका मतलब एक बड़ी नई चीज निकल के आई यहाँ पे कि रोड जो काम कर रहा है साइकिल पे वो 0 है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। ये जरूरी समझना आपके लिए, ये जरूरी है कि ए बी पे कुछ कर रहा है, बी ए पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है न्यूटन थर्ड लॉ की जगह, लेकिन जो वर्क डन है वो जरूरी नहीं है। फोर्स जरूर हो सकता है, फोर्स जरूर ये है कि ए बी पे जो लगाएगा वो बी ए पे लगाएगा, लेकिन जो वर्क डन है वो जरूरी नहीं है कि ए जो बी पे लगा रहा है वही बी ए पे लगा रहा है। ये जरूरी समझना है आपको। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ये एक एनर्जी है, हाफ, आधा, मतलब मास का आधा आप 2 बार वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ mv² आता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मास m है, उसकी वेलोसिटी आपकी v है, तो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी, क्योंकि v डॉट v कर रहे हैं आप, v वेक्टर है, v वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है इसका स्केलर, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी इसके पास। जब भी कोई चीज मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो उस मोशन के कारण जो काम हो रहा है वो ही काइनेटिक एनर्जी है। यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन के साथ रिलेटेड है। ओके, जैसे मैं एक बात कहूं कि कोई एक बहुत हल्के स्पीड में पानी बह रहा है या कोई स्ट्रीम है, तो वो आप कुछ काम में ला सकते हैं। एक बोट है जिसके ऊपर आपने देखा होगा, बोट है, उन पे हम कपड़े लगाते हैं, बड़े सिंथेटिक टाइप के कपड़े होते हैं वो। उस कपड़े में आके विंड एनर्जी, मतलब हवा की एनर्जी टकराती है तो बोट मूव करती है। ये सारी कहां से आ रही है? काइनेटिक एनर्जी। एक सवाल लेते हैं, एक बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक पुलिस ऑफिसर उसमें बुलेट फायर करते हैं, मास 50 ग्राम है, स्पीड वो है 200 मीटर पर सेकेंड। एक प्लाईवुड है, उस पे वो निशाना लगा रहे हैं, उसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। अब जब बुलेट उस पर टकराती है और निकलती है, जो भी एनर्जी थी उसकी केवल 10% एनर्जी से वो निकलती है। तो क्या स्पीड होगी उसके एमर्जेंट की, मतलब जो बाहर निकलेगी तो क्या स्पीड होगी? अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं बुलेट की हाफ mv², यानी कि मास, और हमारे पास मास दिया हुआ है 50 ग्राम, वेलोसिटी दी हुई है, और ये वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो अब 1000 जूल आ जाएगी। अब बात ये कह रहे हैं 10%, मतलब जब निकलती है तो 10% इसकी, 10% ऑफ 1000, 10% होता है 0.1 ऑफ दिस वन, तो 0.1 इंटू 1000 कर दीजिए, 100 जूल से निकलती है। अब 100 जूल पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमें पता नहीं, तो हाफ mv² वाई वी फाइनल कर देते हैं, वी सब है, वी के साथ हमने एक सबस्क्रिप्ट लगा दिया, वी वो किसके बराबर हुई? 100, क्योंकि इतनी बचती है। अब इसको निकालने के लिए हम मास से डिवाइड कर देते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, क्योंकि v² निकालना है, तो 63.2 मीटर पर सेकंड से बाहर निकले, ये इसका वैल्यू आएगा। तो ये पहला डिस्कशन था हमारा इस टॉपिक पे, और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।